प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के सभी कोर सेक्शन को सबसे बेहतरीन तरीके से रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा। हमारी टीम ऐसा प्रयास कर रही है कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और जहां शायद आपकी तैयारी थोड़ी सीमित रह जाती है, वैसे कोर सेक्शन को बहुत ही सफलता के साथ आपको अपडेट करा दिया जाए। तो उसी में चूंकि हमारी ये तैयारी चल रही है और आगे कल से हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट के सेक्शंस को रिवाइज कराना शुरू करेंगे। तो इसीलिए आप लोग लगातार इस सीरीज में बने रहें और अपनी तैयारी को यूपीएससी के स्तर तक पहुंचाने से जुड़े रहें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ये देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग इकोनॉमी अगर पढ़ते होंगे तो ऐसे जब टॉपिक आपके सामने आते होंगे तो आप शायद उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाते होंगे, लेकिन ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और जहां पर ध्यान कम होता है, इसीलिए यहां पर गलत होने की संभावना भी अधिक होती है। तो उसी तरीके का एक ये टॉपिक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। अब अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो मुझे उम्मीद है शायद आप इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन देखते हैं। पहला, इसे भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड माना जाता है। सेकेंड, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ पंजीकृत है। तीसरा, इसका उपयोग ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं के निधि देने के लिए किया जाता है। कहा रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही, खूब पढ़ा होगा। तो अब आप लोग खुद से अपनी मर्जी से जो आपका नॉलेज है उस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर सोचिए, क्या होना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब देखिए, पहली बात तो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, उद्देश्य क्या है इसका कि नेशनल इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट करेगा कहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होंगे उनको अगर फंड की समस्या होती है तो उनके फंड की समस्या के समाधान के लिए यह एक प्रकार का फंड का गठन हुआ है। ठीक है, ये एक प्रकार का फंड है जो कि किस लिए बनाया गया है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किसी कंपनी को अगर कोई फंड की समस्या होती है तो उस समस्या का तत्कालीन समाधान ढूंढिए। अब यह ध्यान रखना है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, यह भारत का, ध्यान रखना है कि भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और उद्देश्य क्या है कि अगर जैसे एक, अगर आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में एक हाईवे बन रहा था और L&T कंपनी उसको बनवा रही थी, लर्सन एंड ट्रेबो कंपनी। तो लर्सन एंड ट्रेबो कंपनी ने एक बैंक से लोन लिए हुए था कि हम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आप हमें, तो बैंक जो लोन देता है वो एक शॉर्ट टर्म का लोन देता है, वो 4-5 साल 2 साल के लिए लोन देता है। तो बैंक ने वहां पर L&T कंपनी को 2 या 3 साल के लिए लोन दिया था। अब L&T कंपनी को रोड बनाने में ही 3-4 साल लग गए, तो बैंक ने कहा कि भाई हमारा लोन का तो टाइम हो गया, आप वापस करिए। अब जबकि कंपनी रोड बनने के बाद उस पर आवागमन शुरू होगा, वहां से टोल की वसूली होगी, तब उसको बैंक के पास पहुंचाती पैसा। लेकिन यह स्थिति ऐसी हो गई कि कंपनी को अब बैंक पैसा नहीं दे रहा है और कंपनी को अभी टोल की वसूली हो नहीं रही है और बैंक अपना पैसा भी मांग रहा है। तो ऐसे में कंपनी यह कार्य कराने में अक्षम हो गई। तो कंपनी भारत सरकार के पास गई कि भाई आप, हम तो ये ऐसा नेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे पास फंड की कमी है और ऊपर से बैंक का भी कर्ज का टाइम पूरा हो गया है। तो सरकार ने इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए कहा कि जो भी दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब बैंक दीर्घकाल के लिए लोन नहीं दे सकता, क्योंकि बैंक अगर दीर्घकाल के लिए लोन बहुत बड़ा पैसा दे देगा तो उतने साल तक बैंक को फिर घाटा हो जाएगा, फिर बैंक के पास पैसे नहीं रहेंगे तो बैंक का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए
बैंकिंग सिस्टम को छोड़ करके सरकार का प्रयास रहा कि जो भी दीर्घकालिक प्रोजेक्ट और संरचना प्रोजेक्ट होते हैं उनको फंड करने के लिए हम अलग से एक सोवरेन फंड बना दें। सोवरेन फंड का मतलब सरकारी फंड, जिसमें कि बाहर से या फिर कहीं से पैसा लेकर के रख दिया जाए और कोई भी कंपनी जो कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और अगर वो दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है तो वो इस फंड से लोन ले सके। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड की स्थापना की। ठीक है, ये भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड माना जाता है। ये याद कर लेना है, ये बार बार आपको कोई बताएगा नहीं, ये याद कर लेना है कि भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड कौन सा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, याद कर लेना है। ठीक है, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इसका ये जो फंड है वो 4.5 बिलियन यूएस डॉलर के साथ तैयार किया गया है, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट के साथ ये फंड बनाया गया है। और ये फंड जो है इसकी विशेषता ये है कि यह सेबी के पास रजिस्टर्ड फंड है, मतलब कि इस फंड का शेयर मार्केट में भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और शेयर मार्केट में एक श्रेणी 2 आता है वैकल्पिक निवेश कोष, उसके रूप में सेबी के पास पंजीकृत है। तो सेबी के पास श्रेणी 2 के वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। अब यह वैकल्पिक निवेश कोष होता क्या है भाई, श्रेणी 2 वाला, तो सेबी के पास वैसा कोई भी फंड जो कि श्रेणी 2 के वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में रजिस्टर्ड है उसे कहा जाता है कि यह नो इनकम फंड माना जाता है। मतलब कि इस फंड का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, सिर्फ वेलफेयर करना होता है। तो यह जो फंड है यह लाभ कमाने वाला फंड नहीं है, बल्कि इस फंड का उद्देश्य क्या है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा तक कंपनियों को राहत पहुंचाना। ठीक है, तो ये जो भारत की बुनियादी ढांचा से जुड़ी हुई जो भी निवेश परियोजनाएं हैं उनके लिए ये क्या पहुंचाता है, ये आर्थिक उनको कर्ज उपलब्ध कराता है। तो ये सब सारी चीजें आपको पता हो गई। अब आइए प्रश्न पे आते हैं। पहला कि भारत का पहला सोवरेन वेल्थ फंड है, सही है। दूसरा कि सेबी के साथ पंजीकृत है, यह भी सही है। तीसरा है कि इसको ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाता है। अब आते हैं कि ग्रीनफील्ड परियोजना क्या होती है भाई। तो ग्रीनफील्ड परियोजना से तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र में जब कोई भी नई अवसंरचना परियोजना बनाई जाती है नई, तो उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। जब पहली बार कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। और अगर जैसे एक रोड बन गया, 5 साल 6 साल जितने साल भी चला उसके बाद टूट गया, फिर उस रोड को दोबारा जब बनवाना है उसी टूटे हुए रोड को, तो इसको कहेंगे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। मतलब कि ये नया नहीं है, पुराना प्रोजेक्ट है, उस पर फिर से दोबारा काम हो रहा है। तो ये दोनों प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो, दोनों परियोजनाओं के लिए अगर फंड की जरूरत किसी कंपनी को पड़ती है तो दोनों प्रकार के परियोजनाओं को यहां से फंड दिया जाएगा। तो ये पूरा याद हो जाना चाहिए आप लोगों को आगे से, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। और जरूरी क्यों है, क्योंकि ये भारत का पहला सोवरेन वेल्थ फंड है। ठीक है, और उद्देश्य भी बड़ा पावन है, प्योर ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है। तो यहां प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत है, आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है। अब भाई ये परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो किस लिए इंप्लीमेंट किया है, आरबीआई ने बताना है। पहला है कि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए। दूसरा, सरकार के बढ़े हुए खर्च को वित्त पोषित करने के लिए। तीसरा, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम करने के लिए। चौथा, बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए। अब 4 ऑप्शन हो गए आपके सामने। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आसानी से उत्तर कर लेंगे। लेकिन सपोज करिए कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी क्या आसान क्या है कि भाई ये क्या है, रिवर्स रेपो ही तो है, परिवर्तनीय दर परिवर्तन है, उसका दर परिवर्तित है, लेकिन मूल रूप में क्या है, रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो होता क्या है, अब यहां आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी आरबीआई को लगता है
और ये कमर्शियल बैंक्स हो गए। ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई से लोन लिया, ये आरबीआई से जब लोन लिया तो आरबीआई ने इनको शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन दिया, मतलब सपोज करिए 14 दिनों के लिए। तो आरबीआई ने कहा कि अगर मैं 14 दिन के लिए तुम लोन मांगने आ रहे हो और मैं तुम्हें 14 दिन का लोन दे रहा हूं तो मैं 5% का इंटरेस्ट लूंगा। मैं ये 5% कोई फिक्स नहीं है, मैंने अपने तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन मांगने जाते हैं और आरबीआई उनको शॉर्ट टर्म लोन देता है और जिस इंटरेस्ट पर देगा यही इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, यह इंटरेस्ट कहलाएगा रेपो रेट। ठीक है, तो ये हो गया एक कंडीशन। अब एक दूसरा कंडीशन है, इस कंडीशन में भी वही सेम बात है, आरबीआई है यहां पे कमर्शियल बैंक्स हैं यहां पर। अब एक बात है कि कमर्शियल बैंक के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और वो पैसा बहुत अधिक है। अब इनको लग रहा है कि यह पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है और वह पैसा कोई बाजार में हमसे लोन लेने आया नहीं, तो वो हमारे पास स्टोर पड़ा हुआ है, तो स्टोर पड़े पैसे से हमें कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करें, तो कमर्शियल बैंक चले गए आरबीआई के पास। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा मैं आपके पास रख देता हूं। ठीक है, कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा आरबीआई के पास रख दिया और बोला कि आप जो चाहे वो इंटरेस्ट रेट हमें दे दीजिएगा, क्योंकि वो पैसा तो एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन हम आपको देंगे तो आप अपनी मर्जी से थोड़ा इंटरेस्ट रेट हमें दे दीजिएगा तो हमें फायदा हो जाएगा। तो इस पर आरबीआई ने इनको 4% का इंटरेस्ट दे दिया। कहा कि भाई जब तुम लोन मांगने आए थे तो हम 5% का इंटरेस्ट, क्योंकि उस समय तुम क्या थे, तुम जरूरतमंद थे, यहां पर तुम्हें बहुत अधिक जरूरत नहीं है, तुम अपने सरप्लस पैसा मेरे पास रखने आए हो, मुझे भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा कम इंटरेस्ट कम दूंगा। तो इसको कहा गया रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का मतलब कि जब बैंक अपना सरप्लस पैसा, एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं तो आरबीआई उस पैसे पर भी कुछ इंटरेस्ट देता है, उसी इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, यह हमेशा रेपो रेट से कम होता है। अब यहां पर बात यह आ गई कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम समझ गए, प्रश्न क्या कह रहा है कि परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो। अब ये क्या है भाई, तो इसमें क्या होता है कि ये रेपो रिवर्स रेपो ही है, लेकिन इसमें रेट परिवर्तित होता है। जैसे यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने एक रेट फिक्स कर दिया, ठीक है, कि 4% के हिसाब से हम आपको देंगे, लेकिन जब आरबीआई ने कहा कि देखो हम रेट फिक्स नहीं करते हैं, बाजार में जो ट्रेंड होगा उसके अनुसार रेट बढ़ता घटता रहेगा, तो यहां पर जब रिवर्स रेपो रेट का जो दर है वो बढ़ता घटता रहे बाजार के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे परिवर्तनीय दर रिवर्स। चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो आपको पता लग ही गया होगा कि उद्देश्य तो सेम ही है कि जो बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए जो बैंकों के पास अतिरिक्त एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उसी एक्स्ट्रा पैसा को क्या करेगा, आरबीआई अपने पास ले लेगा। यही करता है ना, ठीक है, तो धन की आपूर्ति बैंक में बढ़ाना नहीं है, दूसरा कि सरकार का खर्च से इसका कोई लेना देना नहीं है, तीसरा कि ब्याज दरों को कम करने का ऐसा कोई इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं है। तो ऑप्शन क्या हुआ कि बैंकिंग प्रणाली में जो अतिरिक्त तरलता है, तरलता का मतलब मुद्रा, जो अतिरिक्त मुद्रा है उसको वापस लेना है। क्लियर हो रही होंगी चीजें? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत ही फेमस प्रश्न है, पूछा भी गया है फिर पूछा जा सकता है। घड़ियाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भाई आप लोगों ने एनवायरमेंट इकोलॉजी में घड़ियाल तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा होगा ना। भारत में क्रोकोडाइल की प्रजातियां कितनी होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, ये तो पढ़ना भी है, क्योंकि ये अगर आप नहीं जानेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि सीधे सीधे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन कि मगरमच्छ परिवार में 27 विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं
जो 3 परिवारों में विभाजित है, उन्हीं में से एक घड़ियाल है। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, घड़ियाल परियोजना सबसे पहले अंगुल जिले के टिकरपाड़ा में खारे पानी के मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम के साथ शुरू की गई थी। तीसरा, यह अत्यधिक लुप्त प्राय प्रजाति है। चौथा, उड़ीसा का केंद्रापाड़ा, ये एक उड़ीसा का जिला है, देश में पाए जाने वाले सभी मगरमच्छ परिवारों के आवास के रूप में भारत का एकमात्र जिला बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब भाई इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आपने पढ़ा ही होगा और रिसेंट में काफी न्यूज में चुकी है रहा है, तो अब आप अपने आप को देख लीजिए कि आप करंट अफेयर कितना पढ़े हुए हैं, आप कितने अपडेट हैं, इसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं थोड़ा। देखिए, भारत में जो क्रोकोडाइल की जो प्रजातियां हैं, भारत में क्रोकोडाइल की जो प्रजातियां हैं, 3 प्रकार की प्रजाति भारत में पाई जाती है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो आज ये जान लीजिए। उसमें पहला होता है घड़ियाल, ठीक है, दूसरा होता है मगर, और तीसरा होता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये 3 प्रकार के क्रोकोडाइल की प्रजाति भारत में पाई जाती है। ठीक है, अब तीनों के बारे में कहा जाता है कि ये तीनों भारत में, अभी हाल ही का एक न्यूज है, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा तो, कि उड़ीसा का केंद्रापाड़ा जो जिला है, ये बहुत हाल ही में भारत का एकमात्र जिला बना 29 अगस्त 2021 को, जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां जिसे मगरमच्छ, कैमन और घड़ियाल, या घड़ियाल, मगर और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहा जाता है, ये तीनों प्रजातियां वहां पर पाई जाती है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो घड़ियाल है ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है। ये जो मगर है ये स्वच्छ और नमकीन, स्वच्छ प्लस नमकीन दोनों जलों में पाया जाता है। और ये जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है यह नमकीन जल में पाया जाता है, मतलब समुद्री जल में पाया जाता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो घड़ियाल है, बेसिकली घड़ियाल भारत में सबसे अधिक चंबल नदी में पाया जाता है, और हिमालय से निकलने वाली जो स्वच्छ जल वाली नदियां हैं उनमें भी इसकी मात्रा पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक यह चंबल नदी में पाया जाता है। मगर जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, मतलब भारत के अनेक नदियों में, स्वच्छ जल वाली और खारे जल वाली और समुद्र में भी पाया जाता है। ठीक है, जबकि ये जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है यह भारत के तटीय जिलों में, समुद्र के किनारे के जो तटीय जिले हैं, यह जो समुद्र के किनारे वाला जो झील होता है जो कि समुद्र से सटा होता है, उन तटीय झीलों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों की विशेषताएं हो गई। अब और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये जो घड़ियाल है यह सबसे अधिक सुभेद्य है, मतलब इसे यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यह तीनों मगरमच्छ की प्रजातियों में सबसे अधिक, ये इसी को चुनौती है, सबसे अधिक जल्दी समाप्त होने की स्थिति में ये है। तो घड़ियाल हो गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मगर जो होता है, जो ये मगर की प्रजाति है, यह बेसिकली वल्नरेबल प्रजाति है, वल्नरेबल प्रजाति है, सुभेद्य प्रजाति है, मतलब इससे इसकी संख्या ज्यादा है। और साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं, जो समुद्री पानी वाले इलाके में रहते हैं, ये भारत में लिस्ट कंसर्न, लिस्ट कंसर्न मतलब सबसे कम चुनौती इनको मिली है, ये अभी भी बहुत अच्छी खासी संख्या में उपस्थित है। तो ये इतनी जानकारी इन तीनों के बारे में आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे प्रमुख जानकारी कि भारत में तीनों कहां पाए जाते हैं, उड़ीसा का केंद्रापाड़ा जो जिला है यहां पर तीनों प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। ठीक है,
मगरमच्छ के परिवार में टोटल 27 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं। इन 27 प्रजातियों को हम 3 परिवारों में विभाजित कर देते हैं, वो तीनों परिवार आपने देख लिया। अब ये जरूर याद कर लीजिएगा कि भारत में मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम 1975 में उंगुल जिला उड़ीसा का उस समय जो टिकरापाड़ा था, वहां पर इसे शुरू किया गया था। और वहां पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ मिलकर के और भारत में मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी 1975 में। तो ये इतनी जानकारी आपके पास मगरमच्छ से जुड़ी होनी चाहिए। अगर इतनी जानकारी है तो इससे जो संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वह आपसे बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 27 विभिन्न प्रजातियों में शामिल है मगरमच्छ और 3 परिवारों में विभाजित है। पहला स्टेटमेंट सही। सबसे पहले अंगुल जिले के टिकरापाड़ा में इसके कार्यक्रम की शुरुआत, यह भी सही है। और घड़ियाल अत्यधिक लुप्त प्राय प्रजाति है, यह भी सही हो गया। और उड़ीसा का केंद्रापाड़ा जो जिला है वो देश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर कि सभी तीनों प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब ये देखते हैं कि आप लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी को कितना पढ़े हुए हैं। खुद की तैयारी का आकलन कीजिए। प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी तथा सौर विकिरण के लिए एक पारदर्शी माध्यम है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है और जो सौर विकिरण है उसके लिए पारदर्शी है। यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आप लोग बताइए। सेकंड, जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड ये पृथ्वी की सतह से मात्र 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित होते हैं। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां तक होते हैं? पृथ्वी की सतह से मात्र 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर के बाद जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाए जाते। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूर्णतया उत्तरदायी है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बाद में कारण बनता है, उसके लिए सबसे प्रमुख गैस कौन सी है या पूर्णतया प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इज डिफरेंट थिंग। तो दोनों के बारे में आपकी जानकारी अलग अलग और परिपक्व होनी चाहिए। दोनों को एक समझ लेने का भूल अगर करेंगे आप तो आप जानते हुए क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। ठीक है, अगला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के एक अंश को अवशोषित करती है तथा शेष भाग को पृथ्वी के सतह पर परावर्तित कर रही है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हो गए, आप लोग खुद से अब इसका आंसर सोच लीजिए। चलिए अब जान लेते हैं। बेसिकली आप लोगों ने जब पढ़ा होगा 11वीं क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी जब आपने पढ़ी होगी तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, सीधे लाइन ही पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और सोलर जो जलवाष्प होता है वह अधिकतम 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यह तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई वाला स्टेटमेंट। तो ये तो सेकंड वाला स्टेटमेंट निश्चित रूप से। पहला स्टेटमेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार्थिव विकिरण के लिए, पार्थिव विकिरण का मतलब है कि अगर यहां पर पृथ्वी है, ये सन है, पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो यहां पर बीच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूरज से आने वाली किरणों के लिए या सूरज से आने वाली गैसों के लिए, उनके लिए यह क्या होता है? सौर विकिरण के लिए पारदर्शी माध्यम है। मतलब यह सौर विकिरण को नहीं रोक पाता और सौर विकिरण सीधे पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन जब पृथ्वी सौर विकिरण को अवशोषित करके और जब इसको छोड़ती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? इस पृथ्वी द्वारा छोड़े गए दीर्घ तरंग को
क्या करता है, वापस पुनः पृथ्वी पर लौटा देता है। मतलब दीर्घ तरंग को अंतरिक्ष में जाने से रोक देता है, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। पार्थिव विकिरण मतलब सूर्य सतह से निकलने वाले विकिरण को अपारदर्शी बनकर रोक देता है। तो अब आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर एक निश्चित डिग्री पर मेंटेन रहता है और पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी नहीं हो पाती है, उसके पीछे का कारण क्या है, यही जो गैस वापस पृथ्वी को लौटा दिया जाता है। तो यही गैस क्या करता है, पृथ्वी के वायुमंडल को एक निश्चित अनुपात में गर्म रखता है और यहां पर जीवन को संभव बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, यह स्टेटमेंट सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि उसका एक निश्चित लेयर होता है, वो हमेशा हर जगह तो उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सारा पार्थिव विकिरण वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होता है वह वापस पार्थिव विकिरण को पृथ्वी की ओर लौटा देता है। इससे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा गर्म हो जाता है और पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर इस आधार पर देखें तो पहला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाई गैस से ही बनता है, यह भी सही है। आप लोगों ने कितना पढ़ा है ये आपको ध्यान रखना है। चौथा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के एक अंश को अवशोषित करती है तथा शेष भाग को पृथ्वी की सतह पर परावर्तित कर देती है। अब वही बात कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो यहां से निकलता है, उसको कुछ को अवशोषित कर लेता है और शेष को वापस पृथ्वी पर लौटा देता है। यही स्टेटमेंट वो रिपीट कर रहा है। तो यहां इसका मतलब है कि चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। अब आपको अपनी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के नॉलेज को टेस्ट करना था कि क्या आपको ये चारों चीजें पता थी। अगर पता थी तो बहुत बढ़िया बात है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहां देखिए, कैबिनेट सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई कैबिनेट सचिव के बारे में तो आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप में से अधिकांश लोगों का उद्देश्य यही होगा कि वो आईएएस बने, प्रॉपर आईएएस बने। बहुत ही कम लोग होंगे जो कि ये चाहते होंगे कि आईपीएस बने, आईएफएस बने या इनकम टैक्स कमिश्नर बने या कुछ अन्य पोस्टों के लिए, लेकिन अधिकांश लोगों की तो इच्छा यही होगी कि हम प्रॉपर आईएएस बने। आप लोगों को जानना चाहिए कि आईएएस का सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है, जहां पर प्रमोटेड होकर के जो हायर पोस्ट होता है, उस सबसे बड़े पोस्ट को कहा जाता है कैबिनेट सचिव। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी है। इससे बड़ा सिविल सर्वेंट भारत सरकार के पास नहीं है। तो आईएएस का सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है, कैबिनेट सचिव। तो इसके बारे में भाई जान लेते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट कि कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड, भारतीय वरीयता क्रम में कैबिनेट सचिव 8वें स्थान पर आता है। अरे वाह, 8वां स्थान, समझ रहे हैं, बहुत पावरफुल पोस्ट है। तीसरा, कैबिनेट सचिवालय व्यापार के लेन देन के प्रशासन और व्यापार नियम 1961 के आवंटन के लिए जिम्मेदार है। अब ये तीन स्टेटमेंट हो गए। ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है। कैबिनेट सचिव के बारे में आप लोगों ने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसमें भी पढ़ा होगा, या फिर अगर आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे तो बार बार न्यूज में भी पढ़ा होगा। यूपीएससी के तैयारी क्रम में भी आपको आपके गाइडर्स या मेंटर्स ने पढ़ाया ही होगा। तो उस आधार पर आप प्रश्न का उत्तर कीजिए। चलिए आइए जान लेते हैं। बेसिकली जो कैबिनेट सचिव होते हैं, भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। यही सबसे वरिष्ठतम सिविल सेवक भी होता है। और जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठता है, वह पद पर बैठने के साथ ही सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय और भारतीय प्रशासनिक सेवा, इन तीनों विभागों का प्रमुख बन जाता है। ठीक है, साथ ही भारत की जो जितनी भी सिविल सेवाएं हैं, इन सब सिविल सेवाओं को इसी कैबिनेट सचिव के अंदर काम करना। ठीक है। हाँ, वरीयता के क्रम में ध्यान ये रखना है कि ये 11वें स्थान पर आता है।
तो यहां प्रश्न दिया गया था कि 8वें स्थान पर आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वरीयता के क्रम में कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो किस क्रम पर आता है? 11वें रैंक पर आता है। मतलब इससे ऊपर भारत में और 11 अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी, इन सभी लोगों को मिलाते हुए 11वें स्थान पर ये खुद है। तो इसके ऊपर 10 लोग और हैं, और उसके बाद मतलब सिर्फ 10 ही लोग इससे और बड़े हैं भारत में। बहुत बड़ा पोस्ट होगा ये। तो और इसका उद्देश्य कि इसका कार्य क्या होता है कि भारत सरकार के जो कार्य संचालन नियम है उसको, उसके आधार पर, या कार्य आवंटन नियम, इसके आधार पर देश के जितने भी सिविल सेवक हैं जो कि भारत में कार्य कर रहे हैं उनसे कार्य करवाना और उनके कार्यों की देखरेख करने का जिम्मेदारी कैबिनेट सचिवालय पर है, और उसके हेड के रूप में कैबिनेट सचिव पर। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि एक पोस्ट आप लोगों ने बार बार सुना होगा, प्रधानमंत्री सचिवालय, पीएम सचिवालय, या प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी, पीएम के सेक्रेटरी। पीएम सेक्रेटरी का जो पोस्ट होता है वो 24 घंटे पीएम के साथ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन पद के क्रम में कैबिनेट सचिव से वो नीचे का पोस्ट होता है। कैबिनेट सचिव उससे भी बड़ा पोस्ट होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है या जो सचिवालय है वह भी कैबिनेट सचिव को रिपोर्ट करता है। बहुत बड़ा पोस्ट है कैबिनेट सचिव। आप सभी लोग, भगवान करे, अब बहुत सारे लोग आईएएस के लिए सफल हो और जीवन में कभी ना कभी कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट पे चले जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब भाई ये क्या है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स? अभी खूब चर्चा में है, कोरोना कोविड-19 के काल के बाद से खूब चर्चा में रहा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो और चूंकि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी बहुत सारे इंडेक्स पूछता है, तो भारत से जुड़ा हुआ अगर कॉस्ट, इसका मतलब है कि मूल्य से जुड़ा हुआ अगर कोई इंडेक्स है तो वह पूछे जाने की उसकी संभावना बहुत अधिक है। इस इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एक सूचकांक है जिसका उपयोग ऋण, म्यूचुअल फंड सहित किसी संपत्ति के मूल्य में मुद्रास्फीति समायोजित वृद्धि की गणना के लिए किया जाता है। मतलब कि मूल्य कितना बढ़ा और वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर कितनी चल रही है, इसको एक साथ जानने के लिए इस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। सेकंड, कि यह महंगाई के कारण वस्तुओं की कीमतों में मासिक वृद्धि की गणना करता है। मासिक आधार पर यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है। थर्ड, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के इनपुट के आधार पर अधिसूचित किया जाता है। मतलब कि इसको जारी कौन करता है? तो आरबीआई करता है। और किस आधार पर? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रिपोर्ट के आधार पर, उसी के द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर जारी। तो अब कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट हो गए इसके बारे में। अब आप लोग इसका आंसर ढूंढ लीजिए। चलिए देखिए, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि हम लोग प्रश्न ऐसा लेकर के आ रहे हैं कि अगर आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक इस सीरीज में लगातार अपने आप को बनाए रखा है और ईमानदारी पूर्वक अगर आपने हमारे प्रश्नों को फॉलो किया है तो यूपीएससी कोई आसमानी चीज नहीं है। और चूंकि मैं तो आपको बताता हूं कि यहां पर मैं ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे यहाँ कलीग्स हैं सबने लगातार बार बार पीटी पास किया है, तो सबको अनुभव है। तो इसलिए प्रश्नों को बनाते समय भी हमारी भी भूमिका यही होती है और हमारा ध्यान भी रहता है कि हमने जैसे बार बार प्रीलिम्स पास किए वैसे ही आप लोग भी उन सभी सेक्शन से अपडेट जरूर हो जाए या उतनी जानकारी जरूर उपलब्ध करा लें कि अब आप बेसिक नॉलेज के साथ अगर इन नॉलेज को एक्युमुलेट कर लें तो आप प्रीलिम्स पास होने से वंचित नहीं। इसीलिए हमारा प्रयास और भी ज्यादा मेहनत करने का है कि हम आपको और भी ऐसे सेक्शन जहां से, जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ा होगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपके दिमाग में नहीं होगा। तो हमारा प्रयास है कि हम उन सेक्शन से भी आपको अपडेट कराएं। साइंसटेक भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन साइंसटेक को जिस स्तर पर हम क्वेश्चन आंसर के स्तर पर पूरे साइंसटेक के सभी सेक्शन को रिवाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं, वह शायद आपने मिस किया होगा। तो हम वो सभी करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि हम आपका बहुत अधिक समय भी किल नहीं करते हैं, आधे घंटे, 45 मिनट या कभी कभी 1 घंटे, तो ये 1 घंटा आपके लिए आपके 5 घंटे या 6 घंटे या बल्कि 10 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा कीमती। आइए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता क्या है। बेसिकली जो भारत में
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये सीबीडीटी एक संस्था है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, वित्त मंत्रालय के अंदर काम करती है। यह संस्था जो कि भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है, प्रत्यक्ष। यही संस्था भारत में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को जारी करती है। तो पहला कि रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी किया जाता है, ये क्या हो जाएगा? गलत। इसको जारी कौन करता है? सीबीडीटी जारी करता है। और जारी करने का पैमाना क्या होता है कि जो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, आप सभी लोगों ने सीपीआई पढ़ा होगा, तो सीपीआई के बहुत सारे प्रकार हैं, उसी में से एक प्रकार है सीपीआई आईडब्ल्यू। सीपीआई आईडब्ल्यू आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सीपीआई, तो सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल लेबर, ऐसे सीपीआई के बहुत सारे पैमाने हैं। तो उनमें से जो इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई आईडब्ल्यू है, इससे जो डेटा प्राप्त होता है, इसी डेटा के आधार पर, सीपीआई आईडब्ल्यू के डेटा के आधार पर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इस संस्था के द्वारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को जारी किया जाए। यहां आइए कि यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और उद्देश्य क्या है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति क्या चल रहा है, इन सब की क्या करनी है? इन सब की आकलन करनी है। और वो आकलन किस आधार पर? वार्षिक वृद्धि के आधार पर। वर्ष की तुलना की जाती है कि पिछले साल मई में महंगाई उस वस्तु की कितनी थी, इस साल मई में कितनी है। हर महीने की नहीं, वर्ष दर वर्ष इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो वार्षिक आधार पर यह तुलना की जाती है और वार्षिक आधार पर यह इंडेक्स के आधार पर महंगाई कैलकुलेट की जाती है। तो यहां पर मासिक वृद्धि वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यही है कि म्यूचुअल फंड सहित किसी भी संपत्ति के मूल्य में मुद्रास्फीति कितनी बढ़ी है, इसकी गणना की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा और तीसरा गलत है। चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक टर्म था पिछले क्लास में आपसे मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को मैंने कहा था आप लोग कमेंट में बताएंगे, पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या है। आप लोगों ने शायद कमेंट में ये बताया नहीं कि पेटेंट एवरग्रीनिंग क्या है। तो और किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये आप क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बेसिकली पेटेंट एवरग्रीनिंग एक टर्म है, पेटेंट एवरग्रीनिंग। पेटेंट एवरग्रीनिंग जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर कोई कंपनी कोई उत्पाद बनाती है, जैसे अगर किसी कंपनी ने कैंसर की एक दवा बनाई, ठीक है, तो उस दवा को अगर आपने बनाया पहली बार, तो आपको उस दवा के लिए क्या किया जाएगा? आपको उसका पेटेंट आपने करा लिया और अब आपको उसके लिए 20 साल के लिए, 20 वर्ष के लिए आपको पेटेंट मिल गया कि इस 20 वर्ष तक इस दवा को बनाएंगे भी सिर्फ आप ही, बेचेंगे भी सिर्फ आप ही, और सारा मुनाफा आप ही के आसपास केंद्रित है। आप अगर कोई और कंपनी बनाना चाहती है तो उसे आपसे पहले परमिशन लेना। ठीक है, ये होता है एक पेटेंट होगा। अब एक समय हो गया कि 20 वर्ष बीत गए, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 वर्ष के बाद, आफ्टर 20 20 वर्ष के बाद क्या हुआ कि इस कंपनी ने सोचा कि देखो अब तो ये दवा का पेटेंट खत्म हो गया, तो अब तो कोई भी कंपनी इस दवा को बना सकती है और अब उसको वो मुझे पैसा नहीं देगी, अब तो फ्री में बनाएगी। तो ये कंपनी क्या करती है कि इस दवा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देती है, थोड़ा परिवर्तन कर देती है। ठीक है, मतलब इसके केमिकल कंपोनेंट्स में थोड़ा सा परिवर्तित करके और इसको दूसरा नाम दे देती है, और दूसरा नाम दे करके और कहती है कि अरे देखो ये हमने कैंसर की एक और नई दवा खोज ली, पुरानी दवा ही है, सिर्फ थोड़ा सा केमिकल कंपोनेंट उसका चेंज किया और अब क्लेम कर दिया कि हमें तो कैंसर की एक नई दवा खोज ली, और अब इसको 20 साल के लिए फिर हमारे पास इसका पेटेंट हो गया। तो ऐसे में ये क्या होता है? बेसिकली यह एक फ्रॉड होता है। ठीक है, तो इस फ्रॉड को, इसमें होता क्या है कि ओरिजिनल जो कंपोनेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर कोई कंपनी
अपने पुराने प्रोडक्ट को नए नाम से बेचने का प्रयास करती है और उसका पेटेंट कराने का प्रयास करती है, तो उसी को कहते हैं पेटेंट एवरग्रीन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग शायद टर्म समझ गए होंगे, एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया से मैंने। चलिए अब आते हैं इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए जमानत। भाई अगर कोई अपराधी होता है तो उसे समय समय पर अपने अपराध के लिए जमानत भी कराना पड़ता है। आप लोग जमानत के बारे में कितना जानते हैं? जमानत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसके तहत अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत करती है। सेकेंड, जमानती अपराध संज्ञेय है जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है। अगला, गैर जमानती अपराधों के मामले में एक मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के योग्य है या नहीं। अब कह रहे हैं ऊपर दिए कदमों में से कौन सा गलत है, तो गलत और सही को तो घेर लेना है, ये गलती तो आप लोग कभी नहीं करेंगे। अब भाई बताइए कि जो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध जो कि भारत में जमानती और गैर जमानती अपराध होते हैं, बेसिकली वो भारतीय दंड संहिता के तहत नहीं होते हैं बल्कि सीआरपीसी के तहत होते हैं। ठीक है, सीआरपीसी यह निर्धारित करता है, सीआरपीसी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं करती, लेकिन यह बताता है कि जमानती और गैर जमानती दो प्रकार के अपराध हैं। मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है कि कौन कौन से अपराध जमानती है, कौन कौन से गैर जमानती है, लेकिन सीआरपीसी में यह बता दिया जाता है कि कुछ अपराध जमानती प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ गैर जमानती प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही यह ध्यान रखना है कि सीआरपीसी मजिस्ट्रेट को यह अधिकार के रूप में जमानती अपराधों के लिए जमानत देने का अधिकार देता है कि मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो किसी जमानती अपराध के लिए अपराधी को जमानत दे सकता है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि जमानती अपराध संज्ञेय है। संज्ञेय का मतलब होता है कि बड़ा ही संगीन अपराध किया है, बड़ा क्रूर अपराध किया है। तो क्रूर अपराध जो होते हैं, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, वहां वो अपराध जमानती अपराध में नहीं गिने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है गैर जमानती अपराध। जैसे कोई रेप कर गया, किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो ये सब जो अपराध हैं ये कैसे हैं? ये संज्ञेय अपराध हैं और गैर जमानती अपराध है। ठीक है, तो जमानती अपराध संज्ञेय नहीं होते हैं बल्कि संज्ञेय अपराध कैसे होते हैं? गैर जमानती होते हैं। तो इसमें आपको अगर जमानत चाहिए तो कौन देगा? पुलिस अधिकारी नहीं देगा, बल्कि मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि आपको जमानत दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और तीसरा कि गैर जमानती अपराधों के मामलों में एक मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के योग्य है कि नहीं, ये सही है। अगर जमानत गैर जमानती है कोई अपराध, तो उसके संदर्भ में भी अगर आपको जमानत कराना है तो सीधे मजिस्ट्रेट से जाइए। अब मजिस्ट्रेट ही तय करेगा कि आपको जमानत पे छोड़ा जाना है कि नहीं छोड़ा। ठीक है, तो केवल तीसरा नंबर ऑप्शन सही है और बाकी पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ए ऑप्शन। ठीक है, तो आज आप लोगों ने इस इतने सारे टॉपिक को तैयार किया। लगातार ऐसे ही कमेंट में आप लोग ये भी बताते रहे कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है। साथ ही ये भी बताएं कि और क्या क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। कि आपका कमेंट जब आता है तो पढ़कर अच्छा लगता है और हमें भी लगता है कि नहीं, बच्चे सिंसियर हैं। और हाँ, कुछ बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी जैसे कभी कभी मिसस्पेल्ड हो जाती हैं, तो उसको लेकर के कमेंट करके परेशान होने की जरूरत नहीं। आप चीजों को समझ गए हैं तो बेटर है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आप लोग चीजों को समझते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।